started this Chunar dialogue in the month of November. This area was conceptualized with Mr. Salman Khurshid in Delhi, and we had its first edition in November 18th in New Delhi. This is the second edition. Our theme for today's discussion is Kashmir Conundrum, Stakes and Stakeholders. This is a pure academic discussion, let me make it clear. Janab Siddharth Vardarajan will enlighten us about the views he has. What are the responsibilities? उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? क्योंकि सिर्फ ये कहना कि हम स्टेक होल्डर हैं, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप स्टेक होल्डर होने के नाते जो जिम्मेदारियां आप पे लागू होती हैं उनको आप समझने की कोशिश नहीं करते, उनको आप उन पे आप अमल करने की आप कोशिश नहीं करते, तो फिर डिस्कशन का फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं ब्रॉडली आपके सामने रखना चाहूँगा मेरा जो अपना व्यू पॉइंट है कि अगर हम कश्मीर के प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे तो स्टेक होल्डर्स हैं कौन और इन स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारियां क्या हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो स्टेक होल्डर्स, एवरी इंडिविजुअल पर्सन लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर इज अ स्टेक होल्डर, एंड इफ वी गो फर्दर वी कैन क्लासिफाई द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़, लेकिन मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता। My analysis is a political one, and I would say that broadly speaking, of all the possible stakeholders that exist in terms of Jammu and Kashmir, I find it useful analytically or academically to think in terms of 5 broad categories. और ये जो 5 stakeholders हैं ये एक काफ़ी broad categories हैं और हर इन 5 स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारियां मेरे जानिब से अलग अलग हैं। और अफसोस की बात है कि ये 5 जो स्टेक होल्डर्स हैं और इनकी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो एक ऐसे सिचुएशन पर हमको आज इन स्टेक होल्डर्स ने पहुंचा दिया है जहां पे मसले का हल तो दूर, हमको आने वाले दिनों में मुश्किलें ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी इससे कैसे बच सकते हैं इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे पहला जो एंड दिस इज नॉट इन एनी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, सो डोंट रीड एनीथिंग इनटू द सीक्वेंस इन विच आई विल लिस्ट द स्टेक होल्डर्स, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग 5 जो मेरे मन में है वो सबसे पहले तो भारत सरकार, और भारत सरकार जिस पार्टी के कंट्रोल में है ये मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये स्टेक होल्डर हैं ही। Number 2 या second stakeholder, and I'm listing them separately even though they are part of the government in a way, but I would say it's useful to look at army and security forces as a separate stakeholder, and why I'm saying this will become clear when I discuss the responsibilities that come with being a stakeholder. The third stakeholder, इस पे भी डिबेट नहीं होना चाहिए, भले ही आपका मौक़िफ़ बरे सगीर के जियो पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ भी हो। और वो तीसरा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ अ स्टेक होल्डर फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस. They happen to be in possession of territory of the erstwhile princely state of Jammu and Kashmir, so on that there can be no debate. But apart from that, their role is manifest, it's evident, and they have a responsibility. What is that responsibility we need to discuss, but it is clear that they are a stakeholder. The fourth category of stakeholder I would discuss would be the जो आज़ादी पसंद तबका है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। मैं वैसे तो JNK के जो सारे शहरी हैं वो स्टेक होल्डर हैं ही, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग जो आज़ादी पसंद सेक्शंस नहीं हैं उनको मोटा मोटा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सो फार एज द ब्रॉड आउटलुक ऑन द सोल्यूशन टू कश्मीर मे बी द सेम, ऑल्दो उसमें भी अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। जैसे आज PDP हालांकि BJP के साथ अलायंस में है, लेकिन PDP के अंदर बहुत चर्निंग है, बहुत डिससेटिस्फैक्शन है कि ये अलायंस इसका मतलब क्या है, ये आने वाले दिनों में ये कैसे चलेगा। सो देयर इज़ आई एम नॉट सेइंग दैट देयर आर नॉट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन
those who favor Jammu and Kashmir as an integral part of India, उनमें भी बहुत सारे मुख्तलिफ स्टैंड्स हैं, लेकिन आई एम इग्नोरिंग दोज डिफरेंसेस फॉर अ मोमेंट एंड ट्रीटिंग दी आज़ादी पसंद, for want of a better term, section of people as a separate stakeholder. The reason I'm doing that is again to focus attention on what their responsibilities in such a situation are. And fifth, I would say, important stakeholder is the rest of India. And I'm separating rest of India from government because I think civil society, जिसका एक अहम हिस्सा मीडिया है, ये भी एक स्टेकहोल्डर है और इसका भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. और मेरी नज़रों में अगर हम हिंदुस्तान के जो बड़ी मीडिया है, ख़ास तौर पे जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, मुझे नहीं लगता कि ये अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे हैं, बल्कि जिस तरह से कश्मीर को कवर करते हैं, जिस तरह से कश्मीर के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, ये इट लुक्स लाइक दे आर एडिंग फ्यूल टू फायर rather than trying to find any kind of rational, democratic, progressive, justice-loving solution. And I think it's important to look at them also as a separate category. And let's start now, having enumerated these 5 broad stakeholders: Government of India, Army, Pakistan, the Azadi Pasand sections of the people, and Indian civil society, or broad rest of India. Let us try to understand the specific role of each of these stakeholders and their specific responsibilities. And let's start with the Government of India. Now, the Government of India's position is that there has to be a dialogue process. हाल ही में हिंदुस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक इंटरलोक्यूटर को अपॉइंट किया, दिनेश्वर शर्मा जी. अपॉइंट होते ही, बल्कि राजनाथ सिंह साहब का बयान हमने टेलीविज़न में सुना, जहाँ पे उन्होंने इन ख़ास लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया कि जो एस्पिरेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल, मिस्टर शर्मा's जॉब इज़ टू अंडरस्टैंड एंड टू वर्क विद दोज एस्पिरेशंस. मतलब वो एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिससे लगा कि हो सकता है कि एक संजीदगी, हो सकता है एक सीरियसनेस ऑफ अप्रोच भारत सरकार अडॉप्ट करने वाला है, क्योंकि जब यहाँ पे सरकार बनी, एजेंडा ऑफ गवर्नेंस, एजेंडा फॉर अलायंस जब दस्तावेज़ तैयार किया गया, और उसमें कई ऐसी चीज़ें थी जो एकदम न्यू थी फ्रॉम बीजेपी's पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर देम टू एम्ब्रेस द आइडिया ऑफ डायलॉग, फॉर एग्जांपल इवन विद हुर्रियत, फॉर देम टू एम्ब्रेस द आइडिया ऑफ डायलॉग विद पाकिस्तान, all of which are essential ingredients for any kind of a negotiated or a diplomatic or dialogue-based solution to J&K. It looked as if perhaps BJP, एक ज़माने में कहा जाता था, जब वाजपेयी साहब वज़ीर आज़म हुआ करते थे और मुशर्रफ वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो लोग कहते थे कि अगर कोई मसला कश्मीर का हल निकाल सकता है तो पाकिस्तान में फ़ौज और हिंदुस्तान में बीजेपी, क्योंकि देश बेचने का इल्ज़ाम जो पाकिस्तान के सिविल गवर्नमेंट पे या हिंदुस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज़ पे लग सकता है, वो बीजेपी पे और पाकिस्तान के फ़ौज पे नहीं लगेगा. तो ऐसे लगा जब एजेंडा फॉर अलायंस डॉक्यूमेंट तैयार किया गया कि हो सकता है बीजेपी अब दोबारा उस दिशा में जाने के लिए तैयारी कर रहा है. आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि 2003 के सीज़ फायर के बाद जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों में पेशरफ्त आई, जो J&K के इशू को भी लेके जो डिस्कशंस हुए, जो एक मुशर्रफ साहब का 4-point फार्मूला, मुशर्रफ मनमोहन फार्मूला जिसको हम कहते हैं, वो इट ओपन द डोर, इट ओपन द विंडो ऑन पॉसिबल फ्रेमवर्क फॉर सोल्यूशन व्हिच was the furthest that we had ever seen in the last 65 years. So it seemed as if maybe when the Mufti Sahab's government was formed, that perhaps BJP was thinking along those lines. Those hopes, unfortunately, were dashed quite quickly, because all the opportunities that were available to Mr. Modi as Prime Minister to pursue better relations with Pakistan and to initiate a different approach within J&K, those opportunities were squandered, either for domestic political reasons or because of complications in Pakistan. We should not underestimate the fact that ताली दो हाथ से बजती है, और अगर मोदी साहब खुद अपने अंदरूनी सियासी वजूहात के लिए पीछे हटने के लिए तैयार हो गए,
तो वहाँ पे भी पाकिस्तान के अंदर भी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस रोज़ सुनने में आ रहे हैं। कल भी जो है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब का बयान आया कि वो ट्रंप साहब के स्टेटमेंट को लेके सीधे तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री पे इल्ज़ाम लगाने की सारा नेगेटिव सिचुएशन आपने क्रिएट किया, तो वहाँ पे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जो ईजिली बायलैटरल रिलेशंस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अगर हिंदुस्तान की हुकूमत, अगर मोदी सरकार वाकई सीरियस है एज अ स्टेक होल्डर, एज द प्राइमरी स्टेक होल्डर इन अ वे टू फाइंड a discussion based solution, if not to the overall problem of JNK, but at least to deal with improving the lives of people, then it has to do a lot more than simply announce the appointment of an interlocutor and expect that by itself dialogue will happen. In any case, the history, the track record of the last 10 years, and here we need to move beyond Modi and BJP. पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मुख्तलिफ या अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए। उन इनिशिएटिव्स को लेके ऐसा भी नहीं है कि वादी कश्मीर में एक कॉमन व्यू या कॉमन एक फीलिंग थी। पटगांवकर, राधा कुमार और अंसारी साहब की जो कमेटी थी या अलग जो राउंड टेबल्स बिठाए गए, यहाँ पे भी काफ़ी सिनिसिज्म था कि भाई इससे कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कोऑपरेट किया, कुछ लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया। बहरहाल उल्टा सीधा जैसा भी है, कुछ रिपोर्ट्स निकले, कुछ प्रपोजल्स निकले। उनमें से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने या डाइल्यूट करने का प्रपोजल सबसे फर्स्ट पोजीशन पे था, लेकिन उस पर मनमोहन सरकार आगे नहीं बढ़ पाई। और चिदम्बरम साहब का हाल ही में बयान आया कि एज अ इंटीरियर मिनिस्टर, एज होम मिनिस्टर, ही फेल्ट दैट दिस वाज अ रीजनेबल thing to do, but for a variety of reasons the Manmohan government could not do. के जीप में बांधने पे कम से कम 10 मिनट तो लगते हैं, 5 मिनट तो लगते हैं, लेकिन उस 5 मिनट में किसी को पत्थर नहीं लगा। आपने ना ही पत्थर लगा आप पे, ना ही आपने किसी पे गोली चलाई। तो अगर आपके पास वो 5 मिनट्स फ्री थे किसी को पकड़ के बांधने का, तो आप उन 5 मिनट्स में हम निकल भी जाते वहाँ से आसानी से। लेकिन ये लॉजिकल सवाल जो है मीडिया नहीं पूछता, आर्मी ठीक से जवाब भी नहीं देता। अगर मान लो कि आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन था कि वहाँ से आपको निकलना ही था एट एनी कॉस्ट, और आपने पकड़ के उस आदमी को बांध दिया, तो 4 घंटे उसको घुमाने की ज़रूरत क्या थी? सो any which way you look at it is unjustifiable, and to my mind it has even if you say okay it affected, and I believe it has traumatized this particular gentleman Farooq Dar. It has affected his livelihood, it has affected his mental balance. One could take a view कि चलो एक ही बंदा है जिसको, but the effect I think has the optics of this and the brazenness of this I think has sent a message across to every Kashmiri that if something so unjust can be done and can be awarded, let alone punished. Investigating agency उन्होंने पथरीबल केस को इन्वेस्टिगेट करके ये पूरी तरह से तय किया कि ये ओपन एंड शट दफ़ा 302 आरपीसी का केस है, मर्डर केस है, और एक ऐसा मर्डर केस जहाँ पे विक्टिम्स की शनाख्त हो गई है और मर्डरर्स का भी शनाख्त है क्योंकि उन्होंने जाके एफआईआर दर्ज किया। तो एक बहुत ही सिंपल सा मामला है, लेकिन इसको लेके 12 साल मामला को आर्मी टालती गई। फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑप्शन दिया नहीं किया, या तो आप कोर्ट मार्शल करें या आप सीबीआई का ट्रायल होगा, तो फिर जल्दबाजी में जो है कोर्ट मार्शल को बिठाया गया, एंड इन कंडीशंस ऑफ अटर सीक्रेसी विद नथिंग, नो डिटेल्स बीइंग रिवील्ड, बट आल्सो बिकॉज इट्स क्लियर दैट पाकिस्तानी मिलिट्री हैज़ नॉट लर्नड एनी लेसन्स फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान ओवर द लास्ट 15 ईयर्स। वहाँ पे ये जो और ये ट्रैक टू डायलॉग में भी हमेशा जो है ये क्लेम किया जाता है, ये लॉजिक दिया जाता है कि भाई हाँ, हम मानते हैं कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे ग्रुप्स पे कंट्रोल लाना ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान की जो स्टेट है उसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। पहले हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से निपटेंगे, पहले हम लश्कर जंगवी से निपटेंगे, उसके बाद जो है जब पाकिस्तान की स्टेट कैपेसिटी बिल्ड करेगी तब हम जो है LET और जमात उद दावा और इन जैसे ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर पाएंगे। इस लॉजिक, इस आर्गूमेंट की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि देयर इज़ नो वॉल, मतलब इन तमाम ग्रुप्स के बीच में कोई ऐसी दीवार नहीं है कि आप पहले किसी एक ग्रुप को ख़त्म कर सकते हैं, उसके बाद आप दूसरे ग्रुप के पीछे जा सकते हैं। जब तक आज़ादी पसंद लोग अपनी आवाज़ खुद बुलंद नहीं करते और ना पाकिस्तान ना किसी और की परवाह करते हुए वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अपने टैक्टिक्स, अपने दाव पेच, अपना स्ट्रैटेजी इख्तियार नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन में कोई बदलाव आएगा। क्योंकि पाकिस्तान से
Pakistan has its own preoccupations. There is other kind of geopolitics. You can say कि हो सकता है कि ट्रंप साहब की धमकियों की वजह से अब पाकिस्तान अपना लाइन बदलने वाला है, लेकिन अमेरिका की जगह लेने के लिए चाइना तैयार है. तो पाकिस्तान is unlikely to change its policy. अब मैं गुजारिश करूंगा हमीदा जी से. I'm a little bit disappointed in the sense that I had great hopes with Siddharth Vardharajan ji, but he took the liberal humanist status line, which didn't go out of that, and most of it, revolved like that. And second thing, and I may respond to some of the things which have been said later on, but first of all, I have a problem with this title, the theme. Kashmir problem is actually constructed as a conundrum. And what is a conundrum? Conundrum is a puzzle, as an enigma. Is it really an enigma? Is it really a puzzle? It is first of all constructed to be an enigma. And from that position it becomes very difficult to resolve it, because you have first of all kept a conundrum. And second problem I have, problematics of the stakes and stakeholders. Now if you go to the dictionary, the meaning which stake and stakeholders is, stake is that you have an interest in some decision or a claim in some decision, legal claim. And stakeholder is a person who has a interest, a concern in some decision, and it is mostly used in the world of business, in the world of corporate world. You understand? Now basically transplanting the terminology from the business world or deploying this terminology from the business world in talking about a political issue is meant to first of all change the very nature and the grammar of Kashmir dispute. Is to change the very nature and grammar of Kashmir dispute, because these are business terms. From this, Kashmir appears to be a business enterprise, and there are plethora of people who have interest in this. Proliferation, multiplication, pluralization of stakeholders. So much so that army, which is basically an agency of the government, is also taken as a stakeholder. And we know how much stakes Indian army has developed in Kashmir, and that's why it wants to keep the pot boiling. And then the fundamental question of the very presence of army in Kashmir has not been addressed by Siddhartha. That's why I say it is within the state discourse, because you take it as a normal phenomenon, as a natural order which has to be accepted by people. You forget that this is an occupation. You forget that army has been pumped into Kashmir just for domestic repression. In other words, Kashmir actually exemplifies an intersection between militarization used for external defense and militarization used for domestic repression, which has turned Indian state into a huge agent of insecurity and undermined its democratic credentials for all these years. If you lose sight of the basic principles, if you lose sight of the basic premises, then you are lost in the wilderness. Then you cannot talk about a solution, because you say there is no problem. These commercial complexes which have been destroyed in 1,20,000, which have been destroyed by army, but you don't talk about it. You talk only one person who has been tied to the jeep. You talk only about one person who has 5 people who have been killed in Pathribal. But this is it's a normal pattern, Kashmir. Because in other states you can use parliament to extend your laws, but you use only an executive order, because you say it is given in 370 and you apply here. I wish you could also see a discussion which Shakil Saab had recently sent me of Aman Hirogini. He has written a book on unraveling Kashmir knot, and how he boldly, honestly speaks that how many treacheries have been committed by India against Kashmir, and therefore Kashmiris are not to believe. If there is unrest in Kashmir, it is because of that. If there is militancy, that is a extreme reaction to Indian suppression. I'm the first person who opposes violence in all forms. My heart bleeds every day when our little children
are actually massacred, burnt alive in these houses, 60-year-olds. We are not moving forward, we are moving backward. All the stakeholders, and none of the stakeholders seem to be interested in finding a solution. And when the stakeholders are not interested in finding a solution, what do you do with the dialogue? Why the dialogue for? इन्होंने कहा नहीं, बात चलती रहनी चाहिए, बात होनी चाहिए। हमारा एक लालच रहता है कि चलो इसी बहाने कश्मीर जाते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, कम से कम साथ में मिलकर और कुछ नहीं करते, आंसू बहा लेते हैं। क्योंकि हम जब यहां पर आते हैं, हम कोई सॉल्यूशन लेकर नहीं आते, ना हमारी हैसियत है, ना हमारी औकात है कि हम आपका कोई सॉल्व कर सकें। अपने मसले नहीं हल कर सकते, आपके क्या करेंगे हम। लेकिन यह जरूरी है कि हाँ, बातचीत होनी चाहिए। कम से कम जो हमारी सिविल सोसाइटी है, हम कम से कम एक दूसरे से मिलते रहें, बात करते रहें, डिबेट करते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम एक दुनिया के एक खित्ते में एक साथ जी रहे हैं, रह रहे हैं। तो आप कश्मीरी अपने को कह सकते हैं, मैं अपने को कुछ और कह सकता हूं। मेरे भी बहुत सारे चेहरे हैं, एक मुसलमान की हैसियत से, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से, एक यूपी वाला होने की हैसियत से। लेकिन दर्द में जो है वो आयरलैंड का भी महसूस कर सकता हूं, मैं फलस्तीन का भी कर सकता हूं, मैं कश्मीर का भी कर सकता हूं। मैं अपने मोहल्ले में बैठे हुए अगर किसी को गाय के नाम पे मारा जाता है, उसका भी दर्द मैं महसूस करता हूं। शायद बहुत कुछ मैं कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम रो सकता हूं, चीख सकता हूं, बात कर सकता हूं। और वो भी होते रहना जरूरी होता है। अगर हम तारीख को देखें इंसान की, तो बातचीत होते रहना, दर्द को बयान करते रहना भी जरूरी होता है। जो हम साइकोलॉजिस्ट के पास एक जाते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट कोई हमें दवा नहीं दे देता है, इलाज नहीं कर देता है, लेकिन उसके पास जाके उस काउच के ऊपर लेट के हम 2 घंटे अपना दर्द बयान करते हैं। वी टेल अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, और कहीं वो बयान करने में भी थोड़ा सा मरहम मिलता है, और कहीं जाके सॉल्यूशन भी निकलता है। पीपल ऑफ कश्मीर हैव डेवलप्ड सम फेथ इन आवर डेमोक्रेसी, इन आवर सेकुलरिज्म। दे विल लूज फेथ। जब मुझे सेकुलरिज्म सिखाने आए हो, मुझे तुम डेमोक्रेसी का सबक सिखाने आए हो। अरुण नेहरू साहब बहुत पावरफुल थे, मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थे। मुझे टाडा में पहला था जिसे जेल में डाल दिया गया। टाडा बना 1986 में, अक्टूबर एंड में प्रेसिडेंट ने साइन किए, और 8 नवंबर को विद इन अ वीक मैं जेल के अंदर चला गया। जैसे टाडा बना इसीलिए था कि मुझे जेल में डाल दिया जाए, तो टाडा में मैं जेल में गया, टेररिस्ट बना के मुझे जेल में डाला गया। वजह वही थी, लड़ाई उनसे मेरी हुई इसी कश्मीर को लेके, जब यहाँ पे पूरा खेल खेला गया था और गुलशाह साहब को यहाँ पे लाके बिठाया गया था। दैट वाज अनदर। बाकी तो जो जुल्म हो रहा है, मैं जुल्म की बात नहीं करता, वो आप सब लोग जानते हैं। मैं कौन हूं जो बताऊं, आप तो रोज उसे फेस करते हैं। लेकिन मैं पॉलिटिकल उसको बताता हूं कि पॉलिटिकल जो धोखा होता रहा है, उसके बाद जब हाथ मिलाया फारूक साहब ने और राजीव गांधी ने, उस वक्त मैंने राजीव गांधी से ये कहा था कि देखिए ये गलती कर रहे हैं आप, स्पेस ले रहे हैं अपोजिशन की जो कांग्रेस के पास थी, वो स्पेस आप छीन रहे हैं। आप दोनों हाथ मिला लेंगे तो स्पेस खाली हो जाएगी, उसे कोई ना कोई भरेगा। उसको भरा, जो यहाँ पर उस वक्त पूरा एक, मैं भूल गया हूं, जो पूरा काजी निसार साहब ने उन सब ने मिलकर जो बनाया था ग्रुप जी, और वो इलेक्शन जीता। उसको आपने सबोटाज करके इस तरह से हराया कि एक बार फिर आपने कश्मीरियों को कह दिया कि तुम्हारे लिए डेमोक्रेसी नहीं है, तुम्हारे लिए ये बैलेट नहीं है। तो कश्मीरी क्या करेगा जब आपने बैलेट छीन लिया उससे? उसने बुलेट उठाई। बुलेट उठाने के लिए मैं कश्मीरी जिम्मेदार नहीं ठहराता, मैं अपने लोगों को जिम्मेदार ठहराता, और वो नजर आ रहा था। के लिए जवाब है ना? सॉरी ये तो सिद्धार्थ नहीं, मैं वो सिद्धार्थ जी से मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सिद्धार्थ जी के दिल में भी कितना दर्द है। Don't look at him as somebody who represents Indian political system. He is fighting Indian political system as much as we all are fighting, and in very difficult situation. In very difficult situation. I have all praise for Siddharth and people like him. In fact, we are not fighting; they are fighting because we are not in a position to fight. Today, we are not in a position to fight. We have lost that position. हम बहुत difficult, हम तो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि 34 दांतों के बीच में हम जी रहे हैं, और हम तो झेल रहे हैं उसको। हम जिस उससे गुजर रहे हैं, शायद
कश्मीरी गुजर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी हमारे दर्द को नहीं समझेंगे, क्योंकि हमें जीप पे बांध के कोई नहीं ले जाता, वो कोई पहचानता नहीं कि जीप पे बांधा था, हमें शायद कहीं और बांधा जाता है, और हमारे दिलो दिमाग को जहां बांधा जाता है और जिस जीप पे घुमाया जाता है वो नजर नहीं आती है। तो वी आर गोइंग थ्रू। तो मैं कहने का मकसद ये था कि इसके बाद एक जो होते रहे, लेकिन हमें कहीं सॉल्यूशन नजर आए, और उन सॉल्यूशंस होते हैं, अल्टीमेटली सॉल्यूशंस होते हैं। मैं मानता हूं कि ये मानना कि सॉल्यूशन नहीं होता वो गलत है। हाँ, सॉल्यूशन कब कैसे कहां निकल आए उसके लिए मुसलसल कोशिश करते रहना जरूरी है। डोंट गिव अप, कंटिन्यू, एंड अल्टीमेटली वन डे सडनली थिंग्स विल चेंज। दर्द बहुत है, बयान बहुत है, तारीख बहुत है, कानून बहुत है, रेजोल्यूशन यूएन के बहुत है, उस पर बात करते रहिए, बरसों करते रहिए, वहां से कुछ नहीं निकलने वाला। कहीं आपको तय करना पड़ेगा कि बहुत हो गया, अब यहां से हमें आगे बढ़ना है। पास्ट इज पास्ट, वी हैव टू लुक एट द फ्यूचर, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और वो एक रास्ता निकला था जब अटल जी और मुशर्रफ साहब ने उसको देखा था कि ठीक है, इस बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर बना के सॉफ्ट बॉर्डर कर दिया जाए। तो सॉफ्ट बॉर्डर में कैसे एक आम कश्मीरी बगैर पासपोर्ट के एक सिंपल परमिट की बेसिस पे किस तरह से जा सके, उधर के लोग आ सके, ट्रेड हो सके, माहौल बदले। और एक बार को जब सॉफ्ट हो जाए माहौल, झगड़ा कम हो जाए, ये फौजें हट जाएं आमने सामने से, और शहरों के अंदर से ये बंकर हट जाएं, तो फिर शायद और भी सोल्यूशन हो सकते हैं। Now I will request Miss Ramya Vashisht. कश्मीर से मेरा ताल्लुक यही तक था अभी कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे नाना जी मेरे नेटिव प्लेस में, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ आगुम्बे, आपने सुना है? पूरी भारत में वहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस लाइक कश्मीर, always with rain, green, lush. It's very beautiful. तो वहाँ पे वो सुबह रेडियो लगा के बैठ जाते थे और हमें सुनना पड़ता था कि अनंतनाग और बारामूला जिले में ये हुआ है, वो हुआ है। I always used to think, why Kashmir? And as in when I started growing up, हमें अस्तो it is, अगर कुछ है तो पूरी कायनात में जन्नत यही है। Always I look forward or I look up to our grandparents, क्योंकि उनके साथ कई generations की experience होती है, अक्ल होती है, और वो आगे अपने पोते पोती नातों को छोड़ जाते हैं। तो मेरी नानी हमेशा कहती थी, जो बहुत सुंदर होता है ना, उसको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है। आज जाके समझ में आ रहा है कि कश्मीर जो इतना सुंदर है तो इतनी तकलीफों को वो झेल रहा है। Internalizing pain always makes you very beautiful. That's what has made Kashmir so beautiful, that you all here have internalized pain. I'm really very glad and happy to see that आज यहाँ इस प्रोग्राम में इतने तादाद में आप जो आए हैं, especially women I'm talking about, this one thing is enough to state that बदलाव का माहौल आ चुका है। There is already the change that has set in. कश्मीर पहले जैसा था मुझे पता नहीं, मैंने कभी कश्मीर विजिट नहीं किया, लेकिन आज जो मैं कश्मीर यहाँ पे अपनी खुद आंखों से जो देख रही हूँ, मुझे लगता है कि कश्मीर आगे 10-15 सालों में वैसा नहीं रहेगा। It will be more beautiful. There's a lot of peace in it. Look at your experience, look at the richness, look at your brilliance, and people like you in Kashmir, people like you. आप सिर्फ सवाल नहीं उठाते रह सकते at the government of India. It is people like you who will take responsibility for your land. And I request you
as your sister, as your younger sister, and I have younger sisters here, and I have brothers here, and I have children all over Kashmir. क्या मेरा बेटा ही मेरा बेटा है? क्या मेरी ममता सिर्फ मेरे बेटे तक सीमित है? क्या मेरी ममता कश्मीर के बच्चों तक नहीं जाती? I request you, as the enlightened Kashmiris, to please define the roadmap for Kashmir and to discuss it at relevant levels. Not these young ladies who are still learning from you, not these young men who are still looking up to you, but people like you. Define the roadmap and then discuss it at relevant quarters. Thank you, Rajni. Professor Gulwani, sir. When I look at Kashmir and the larger problem of Jammu and Kashmir, I feel that solution to the problem of Jammu and Kashmir and solution to the problems of the Jammu and Kashmir state can be found only when we have propitious set of circumstances. And these circumstances have to be favorable not only within Jammu and Kashmir state, but as Siddharth Varadarajan very clearly spelled out when he was mapping the stakeholders. In case of Pakistan, optics and atmospherics has to improve there, and optics and atmospherics has also to improve as far as the state, institution of the state, and civil society and government as far as India is concerned. What I am going to say is more in the framework of a sort of a New Year resolution, because we are discussing this conference has taken at a time when it is only the 4th of the January 2018. So I think it would be proper if an academician as I am can look at that how should things actually move at all these places. It is an aspiration at best. Real actual actors move, institutions and processes move sometimes on their own in a different direction. They may not be as per our aspirations, but there is no problem in having your own set of aspirations, and those aspirations can be a set of New Year resolutions also. Siddharth Varadarajan has already talked about it, but I am going to put it in a different way, and that is that India's narrative has to change, not necessarily that it is in our interest, but it is in India's own interest. I have a feeling that over a period of time what has happened is not that catchy phrase of idea of India, no, not because of that, because there is a Cold War going on. China is a closed society but an open mind. And as we are talking about, globalization is now closing in lands where it originated, but people are talking about globalization second when they look at China's outreach through its One Road, One Belt project and through the type of geopolitics that it is doing. I was very happy that the Foreign Secretary of India got a sort of a, what they say is a sort of a admonition recently when the Parliamentary Consultative Committee on Foreign Affairs met, and he was there, present there, when he was told that what has happened to your neighborhood policy, Government of India's neighborhood policy. Because if a country like Maldives, which is equivalent to Maharani Bagh, these were the words that were used, at the stroke of the midnight can decide to have a free trade agreement with China, and it is distancing increasingly itself from India. Nepal is doing it, Pakistan is doing it. Then for God's sake, what type of a Modi Saab has been telling us that India is not a balancing power, it is a great power now. मेरी पिछले कई सालों से ये लगातार कोशिश रही है कि इंडियन सिविल सोसाइटी जो है वो कश्मीर की पेन को फील करें और फिर कुछ नए आइडियाज़ लेकर पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स कुछ कर नहीं रही हैं, वो फर्दर इस प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर रही हैं।
तो हमने ये सोचा कि इंडियन सिविल सोसाइटी और कश्मीर सिविल सोसाइटी मिलकर अगर कुछ कर सकें, कोई पब्लिक ओपिनियन बिल्ड कर सकें जिसके ऊपर किसी हद तक कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए ताकि इशू के हवाले से कुछ पेशरफ्त हो। इस सिलसिले की ये आज की चौथी या पाँचवीं कड़ी है। पिछली बारी नवंबर में हमने ये दिल्ली में किया था चिनार डायलॉग, आज यहाँ हो रहा है, कल अनंतनाग में हो रहा है। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इंडियन सिविल सोसाइटी को कश्मीर की पेन के हवाले से जागृत किया जाए और फिर मिल बैठकर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाएं कि इस पेन को इसका इलाज कैसे किया जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए। मिलती है ज़रूर भाई, ये इसी तगदौ का नतीजा है कि कहीं कहीं पे बात होती है। ये इन्हीं सेमिनार्स और इंटरेक्शंस की वजह से ही है कि मेनलैंड इंडिया में कश्मीर और कश्मीरियों के हवाले से चिंता व्यक्त की जा रही है। इससे तो निकल रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो रही है और डिबेट हो रहा है, डिस्कस हो रहा है। बिल्कुल होनी चाहिए, इंटरेक्शंस और होनी चाहिए ताकि एक दूसरे को समझने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए। गवर्नमेंट को ना हम इन्वॉल्व करेंगे, ना हमारा गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक है। इट इज़ प्योरली ए सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव और इस सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव को लेकर हम आगे चलेंगे।